हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मज़ा आ गया। कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका जो रिएक्शन था, क्या ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। इससे क्या मोटिवेशन मिलती है, पूरा एनर्जाइज हूँ। आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें बहुत मज़ा आएगा। कमेंट करते रहिएगा और ज़बरदस्त होता जाएगा इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच। आज सबको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ कि 3000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए भाई। अब स्टार्ट होते हैं, हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। टू बी कंटिन्यूड। क्या था भाई कल का लेक्चर? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाना स्टार्ट किया, क्या आइडियाज थे। एक और चीज हिस्ट्री में जाके मैं आपको बताना चाहूंगा और एड ऑन करना चाहूंगा। वो क्या है? दैट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, सेटअप किया गया सन 1927, फरवरी का महीना था शायद। 1927 में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया, ब्रिटेन ने करा। इस कमेटी के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। इस कमीशन का साइमन कमीशन इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि इस कमीशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को और इस कमीशन को यह बोला गया कि आप इंडिया जाएं और इंडिया जाके ये देखें, ये सर्वे करें और ये रिकमेंडेशन हमें दें कि क्या इंडिया फर्दर किसी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए फिट है या नहीं, क्या कोई नया रिफॉर्म, कुछ बदलाव ला सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। इसके खिलाफ बहुत ही खतरनाक रिएक्शन आया इंडियन से। इंडियंस ने रिएक्ट इसलिए किया कि उन्होंने बोला भाई आप हमारे घर आ रहे हो, हमारे देश में आ रहे हो हमारा भला करने के लिए, हैं हमारा रिफॉर्म करने के लिए, और हम है ही नहीं उसमें। वाह भाई वाह, ये तो ना हो पाएगा। हम क्या करेंगे भाई? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और वो हुआ। पूरे इंडिया में जब ये कमीशन लैंड करा बॉम्बे में, पूरे इंडिया में जहां जहां से ये कमीशन गया इसको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए और स्लोगन बोला गया, गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन फाइनली कहां पहुंचा? लाहौर में। तो लाहौर में लाला लाजपत राय, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेरे पंजाब भी बोलते हैं, वो पब्लिक को लीड कर रहे थे इस कमीशन के खिलाफ, जिसमें पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज की, उनकी मौत हो गई। इससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी बहुत ही अपसेट हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था करें क्या। इस वक्त एक बहुत बड़ी पोजीशन थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बाद, उनका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस पोजीशन का। और उस पोजीशन में कौन बैठते? लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड बहुत गुस्से में आए और उन्होंने ये चैलेंज किया सबको, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, भाई है ना दम, बड़ी आकड़ है, बड़ी ईगो है। एक तो आपका भला कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हो? ये एंटी साइमन प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ठीक है, इतने इंटेलेक्ट है, इतने पोटेंशियल आप में, तो बना के दिखाओ ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लाओ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। इसको चैलेंज, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई सन कौन से ईयर में? 1928 में, जिन्होंने एक सब कमेटी बनाई और उस सब कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया? मोतीलाल नेहरू को। और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थी क्या? दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली द फर्स्ट एफर्ट्स बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। पहला एफर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडियंस ने लगाया, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में, याद रखिएगा। उसके बाद तो मैंने एम एन रॉय के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने आइडिया दे कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखी है अच्छे से, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको पता है क्या है। जिसने नहीं देखी वो पीछे जाके वीडियो देखे, तभी ये वीडियो देखे, नहीं तो ये समझ नहीं आएगी, नहीं तो मुझे कुछ बोलोगे कमेंट में, ठीक है। तो 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया। 1935 में ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करा, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी ये बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, वो भी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज भी समझना तो पीछे वाली वीडियो में जाके देखो। अब ये सब होते हुए 1946 में फाइनली एक मिशन को भेजा गया, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन ने क्या बताया? कैबिनेट मिशन ने बताया कि हाँ भाई हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करेंगे। वही उनका इलेक्शन होगा, इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाएगी तो उसके बाद इसका काम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया? अपने आप को सेवरल कमेटीज में, वेरियस कमेटीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाई कॉन्स्टिट्यूशन ज्योग्राफिकली हर तरीके से बहुत ही चैलेंजिंग था।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, तो हम हर कोई बंदा एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या कर दिया, डिफरेंट कमिटीज में डिवाइड कर दिया और हर एक कमेटी से कुछ ना कुछ टास्क दे दिया। अब इन सब कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स है टोटल, 7। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, जितने भी कमेटी के प्रपोजल्स थे सारे प्रपोजल्स को क्या किया, ड्राफ्ट करा और फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा कब, 26 नवंबर 1949 को। बट हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया, अप्लाई, इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950। बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक रीजन है इसके पीछे। वो रीजन क्या है कि 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। शायद ईयर में मुझे कोई प्रॉब्लम, शायद 1929 या 1913 दोनों में से एक है। तो लाहौर में सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने यह बात बोली कि अब जो गोल है आज से किसका, आईएनसी का, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द आईएनसी कि नाउ वी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे, हर 26 जनवरी को। लेकिन जैसे कि इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ था, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऑलरेडी वो एक हिस्टोरिक डे था और कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा कब, 26 जनवरी 1949 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने वही चीज दिमाग में रखी और ये बोला कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी दिन इनैक्ट करेंगे, लागू करेंगे जिस दिन आईएनसी ने यह डिक्लेयर किया था कि आईएनसी का गोल क्या है, पूर्ण स्वराज, और उसको सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी। तब भी 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, रिपब्लिक डे। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, लागू किया था। कोई डाउट तो नहीं है यहां पे आपको। अब देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे फोर फादर्स ने या जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सब खुद से नहीं बना दिया। उन्होंने बोला भाई जिस जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है आप उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो और उसमें जो अच्छी चीजें लिखी हैं जिससे हमारे देश के लोगों की ग्रोथ हो पाए, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां आ पाए, सबको इक्वालिटी मिल पाए, जो हजारों सालों से हमसे छीनी गई थी, कितने सालों से हमें वो चीजें मिल नहीं रही थी। तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के लग रहे हैं पढ़ने के बाद, तो आप उसको क्या करो, बोरो करो। इसलिए हमने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। अब मेरे अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो मैंने यहाँ पे सोर्सेज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए या इंस्पायर हुए। तो कुछ ही लिखे मैंने, हालांकि बहुत सारे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इसके आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। हम एक बहुत जल्दी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, विंग्स एक उड़ान के नाम से, जिसमें आपको अकाउंट्स, जिसमें आपको जीएस, जिसमें आपको रीजनिंग, जिसमें आपको मैथ्स, सबका डिटेल्ड एक एक चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं, जैसे आयरिश मतलब आयरलैंड कंट्री। आयरलैंड कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बोला आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने क्या चीज बोरो की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में हम फर्दर आने वाले 4-5 लेक्चर के बाद इसके बारे में डिटेल टॉपिक होगा। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड क्या होगा, किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा, रामनाथ कोविंद को हमने कैसे इलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर है, ये हमने मेथड कहां से उठाया, कहां से हम इंस्पायर हुए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये तो नहीं है ना कि आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो आपको मध्य प्रदेश की अलग से सिटीजनशिप मिल रही है और इंडिया की सिटीजनशिप अलग से मिल रही है, नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है कि आप इंडियन हो बस, है ना। ये नहीं कि मध्य प्रदेशी हो उसके बाद आप क्या हो जी, इंडियन हो, ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप का जो इंस्पिरेशन रही है वो क्या रही है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव टर्म इज रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, कानून बनाने। अब मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लॉज भी है ना, कि कौन कैसे काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, ये कौन बनाएगा, ये बनाएगी लेजिस्लेटिव बॉडी। इसलिए लेजिस्लेटिव का मतलब क्या था, लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने के क्या तरीके रहेंगे, हमने कहां से लिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारी,
देखो दो तरीके की गवर्नमेंट है, क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, वहां पे क्या चलती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, और इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके आगे एक नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा इसी पे रहेगा जिसमें फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका। हमने क्या लिया फंडामेंटल राइट्स, बेसिक हक। मैं बात कर रहा हूं, अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मुझे आजादी है, ये मेरा बेसिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये मैंने कहां से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, इक्वालिटी को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है, एजुकेशन को लेके, फंडामेंटल राइट्स, प्रोफेशन को लेके, ठीक है। तो ये हमने कहां से बारो किया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड या प्रोसीजर हमने कहां से बारो किया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बट प्रेसिडेंट को रिमूव करने का या निकालने का जो प्रोसीजर है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो हमने कहां से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने, अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी है तो आप पढ़ लें, चाहे आप अरिहंत हो, ल्यूसेंट हो, उसमें सोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं पूरा इंडियन पॉलिटी वहां से पढ़ने के लिए, लेकिन सोर्सेज आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहां से क्या क्या चीजें बोरो की। अब कितने तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के भी टाइप्स हैं? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हैं, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको मैं बोलूंगा व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जो लिखा हुआ है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो क्या मुंह जुबानी आ रखा है? सोचने वाली बात है ना, ठीक है ना, क्राइम थोड़ी की हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब लॉज लिखे हैं या कोडिफाई किए हैं इन वन सिंगल बुक। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ लॉज लिखे, कुछ लॉज नहीं लिखे। अनरिटन का मतलब है कि कोई भी लॉ लिखे हुए हैं, बट जो लॉज लिखे हुए हैं वो एक सिंगल बुक में नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ऑल लॉज आर रिटन इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर आप उनसे पूछते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं कहूँ ये लो ये बुक है। कहाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बुक है। लेकिन जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बोलूंगा ये लॉज आर रिटन बट इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट बुक्स। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल तो हम ही है भाई, इंडिया, यूएस और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी एग्जांपल हुआ जिस कंट्री ने हमें सब्जुकेट किया था, कॉलोनाइज किया था, वो थी ब्रिटेन और दूसरी न्यूजीलैंड। कोई डाउट तो नहीं यहां पे? अब नेक्स्ट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, मेरे राइट में आप देना। अच्छा, मैंने एक और चीज से पहले ऐड करता हूं, मैंने बोला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिसमें सारे लॉज एक बुक पे मेंशन्ड है, लिखे हुए हैं। और बहुत सारी कंट्रीज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उन सब कंट्रीज में से जिस कंट्री का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडिया। सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी, मैं हर चीज डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता करके डिटेल में, ये जल्दी नहीं करना बस। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, जिनको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 18 हिस्सों में। कब? 1950 की बात कर रहा हूं मैं। और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज अगर आप गूगल करोगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लिखोगे तो देखोगे, अगर आप बोलोगे हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देखोगे आर्टिकल्स कितने हैं भाई? अब 448 आर्टिकल्स, जिनको 25 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से कितने थे? 18, और शेड्यूल्स कितने? 12। कितना स्ट्रक्चर में चेंज आया? चेंज इज मस्ट। क्या जो हालात पहले थे वो हालात आज हैं? कितना डिफरेंस आया? 10-10 साल में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें भी कैसी एक तरीके की रह पाएंगी? कुछ ना कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कोई ना कोई चीजें डिलीट करनी होती, जिनके आप कुछ मायने नहीं दे, और कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है ताकि हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और एनरिच हो पाए और एनलार्ज हो पाए। अभी तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बदलाव किए हैं, कितनी बार बदला हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन? 104 बार। और जब 104 टाइम्स हमने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदला था, अमेंडमेंट का मतलब, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब चेंज। अमेंडमेंट से मैं कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकता हूं या तो कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट कर सकता हूं। तो अभी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज लाया? 104 बार चेंज लाया है, ठीक है, रिसेंटली 104 टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूंगा कि 104 अमेंडमेंट में से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको लिख देता हूं, उसको समझा भी देता हूं, और बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट है या जिसने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ी हुई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के देगा, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन कैसे आया, किस अमेंडमेंट से, किस बदलाव से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया, ठीक है, लिख के बताना मुझे। अब देखो, एक मैं लिख रहा हूं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका मतलब क्या है? अब ये अमेंडमेंट मैंने क्यों लिखी? क्योंकि इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कौन सा? छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। अब छोटा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट से बहुत बदलाव लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, बहुत सारी चेंजेस हुई थी, तभी इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं हम जी? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट को? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसको समझोगे कैसे आप? देखो, इसका मतलब यह है कि सन 1976 में, मतलब 1976 साल में, 1976 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? बदला। और वो जो बदलाव था कितनी बार आया था? 42 टाइम्स। मतलब इससे पहले हमने 41 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया था, और 1976 में हमने कितनी बार बदला? 42 बार। मतलब 42 में बार बदला इसको, और बदल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या करी? ऐड करी, तभी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब सपोज करो मैं ऐसे ही लिखता हूं, ऐसे लिख रहा हूं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई रियल नहीं है ये, ठीक है, 1982 ऐसे लिख देते हैं। तो मतलब क्या है कि 1982 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला कितनी बार? 52 टाइम्स। या तो कुछ ऐड किया या तो कुछ डिलीट किया, ठीक है। अभी एडिंग और डिलीटिंग में मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आप बदलाव ला सकते हो, किस पार्ट में आप बदलाव नहीं ला सकते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे आपको? अब हम मूव करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले पढ़ा था, ओरिजिनली इट कंटेन्ड प्रीएम्बल एंड प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? क्या भला है प्रीएम्बल? पास से देखोगे तो लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। इससे क्या पता चला आपको कि इस बुक का इंसाइट क्या मिला आपको? कि इसने कुछ हिस्ट्री के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बात की होगी, किंग अशोक के बारे में बात की होगी, किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की हो सकती है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मतलब आपको इस पेज ने क्या कर दिया? इस बुक की थोड़ी सी हिंट दे दी, आइडेंटिफाई करने में इसके अंदर होगा क्या, इसने बताया। अब सपोज करो इसी बुक में इस इंडियन हिस्ट्री की जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो ये जो पेज है ना, ये पेज जिसने आपको बताया कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पेज इज प्रीएम्बल, द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिरर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा है। क्या चेहरा है? प्रीएम्बल। आपने बचपन से बुक्स जब भी खोलते हो तो आप देखो पहले या दूसरे पेज में आपको मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। फिर उसके बाद आता है लिबर्टी, उसके बाद आता है सोशल जस्टिस, उसके बाद आता है इक्वालिटी, उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, और उसके बाद फाइनली बताया जाता है कि किस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अडॉप्ट किया।
प्रियम्बल द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया या जिसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल आया, दैट वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा भी प्रियम्बल का सोर्स क्या ही रहा है, इंस्पिरेशन क्या रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज बेसिकली प्रियम्बल? प्रियम्बल इज बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई पूछे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, थोड़ा एक्सप्लेन करो, सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के बोल देना उसको। आप उनको बता दोगे कि हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या था, वो सब कुछ, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो सब कुछ प्रियम्बल में लिखा है। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या है भाई, कि सबको आजादी हो, किसकी, सोचने की, बोलने की, एक्सप्रेस करने की, सबको सम्मानता मिले, कोई किसी को उसके धर्म के, उसके जाति, उसके रंग, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके उसके साथ भेदभाव ना करे, भाईचारा रहे, एक आजाद रहे अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचने के लिए, उसको आजादी होनी चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यही तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब जवाहरलाल नेहरू ने पास किया, इसको यूनैनिमसली सबने अडॉप्ट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, और ये मॉडिफाइड फॉर्म बन के क्या निकला, प्रियम्बल निकला। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड होता है ना आपका, उसमें आइडेंटिटी कार्ड में क्या लिखा होता है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पापा का नाम, और कभी कभी ब्लड ग्रुप। उसमें ये थोड़ी लिखा होता है कि बहुत रोने वाला है, बहुत हंसने वाला है ना। वही आइडेंटिटी कार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, जो एक ओवरव्यू देती है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज प्रियम्बल। और ये प्रियम्बल का आइडिया हमने किससे लिया है जी, किससे लिया हमने ये आइडिया, अमेरिका से। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रियम्बल में बीच में स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियम्बल अगर मैंने यहां से स्टार्ट करा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, और ये जो DSLR हम यूज़ कर रहे हैं इसमें सिर्फ 30 मिनट्स की वीडियो बन पाती है। तो अभी तो हम कोई एडिटिंग नहीं कर रहे, जो वीडियो जैसे आ रही है उसको हम वैसे ही क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं एडिट करने का। सो बहुत टाइम लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में। ये जो वीडियो बनाऊँ इससे पहले मैंने कम से कम 5 से 6 टेक लिए हैं, बीच में कुछ भी एरर हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेशनल प्लेटफॉर्म है, कोई भी बच्चा किसी को भी किसी भी तरीके से कुछ हर्ट ना हो, या मैं कुछ बोल दूं ऐसा हर्ट ना हो जाए, तो आपको बहुत ध्यान से वीडियोस बनानी होती है। तो इसलिए प्रियम्बल में नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करूंगा। और प्लीज़ जल्दी मत कीजिए, जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से पढ़ो। और ये मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जिनका लेवल बिल्कुल 0 है, उनको देखते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अभी तो नहीं, बट आफ्टर 7 to 8 डेज हम एक पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिनसे मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ, और बहुत नॉलेजेबल। अन अकेडमी में उन्होंने बहुत काम किया, मोर देन 80,000 फॉलोअर्स हैं उनके अन अकेडमी में। जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में, इतना माना हुआ इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ा चुके, बहुत वास्ट नॉलेज है। तो मैं चाहूँगा जैसे कोई मूवी आने वाली होती ना रिलीज से पहले, हम कैसे उसके प्रोमो चलते हैं, तो बस ऐसा ही प्रोमो उनका चलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो डिजर्व करते हैं ये प्रोमो। तो बहुत जल्दी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। वो आपके इकोनॉमी की लेक्चर्स लेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक लेक्चर्स मैंने लेते हैं, बट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्हीं को इकोनॉमी के लेक्चर हम देंगे करवाने के लिए। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कोई टेंशन नहीं है, उससे हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आज भी मैं पूरी रात चेक करता रहूँगा क्या क्या कमेंट मुझे आए। थैंक यू सो मच गाइस।